हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं वाइकोम मोहम्मद बशीर की शॉर्ट स्टोरी बर्थडे। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जानते हैं पहले इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में कि इस शॉर्ट स्टोरी में आप क्या पढ़ने वाले हो। बर्थडे इज़ ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय वाइकोम मोहम्मद बशीर। मलयालम के अंदर ये मेनली लिखी गई थी और ये लिखी थी वाइकोम मोहम्मद बशीर ने। ठीक है। स्टोरी इज सेट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। अगर आप इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से कर लोगे तो कहानी समझ में आ जाएगी। तो इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से अपन को एक एक लाइन को एक एक वर्ड को देखना है। स्टोरी इज सेट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, कहानी उस टाइम की है। Describes a single day in the life of a poor writer and freedom fighter। जिसकी कहानी है वो एक गरीब राइटर है, साथ ही साथ एक फ्रीडम फाइटर भी है। उसकी ज़िंदगी का एक दिन उठाया है इस कहानी में, यानी एक दिन का पूरा डिस्क्रिप्शन है इस कहानी के अंदर, विच हैपन्स टू बी द डे ऑफ हिज बर्थडे। और वो जो एक दिन चुना है ना, वो दिन है उस राइटर का बर्थडे। Right? Through this ordinary day, Bashir highlights the harsh realities of poverty, hunger, loneliness, political oppression faced by ordinary people। और इस दिन बशीर ने हाईलाइट किया है उस हार्श रियलिटी को या उन हार्श रियलिटीज़ को जो फेस करता है वो इंसान जो इस कहानी का नायक है। और ये जो चीज़ें बताई है ना, जो हार्श रियलिटीज़ बताई गई है ना, वो चीज़ें ऑर्डिनरी लोग उस समय पर फेस किया करते थे। जो पुअर्टी में जीते थे वो सच में इन चीज़ों को फेस किया करते थे। और वो कौन कौन सी हार्श रियलिटीज़ हैं? दे आर पॉवर्टी, राइट, हंगर, loneliness and political oppression faced by ordinary people। The story focuses on the narrator himself। कहानी नरेटर की खुद की कहानी है। अलॉन्ग विद द सर्वेंट बॉय, साथ में एक सर्वेंट बॉय है। हिज फ्रेंड गंगाधर। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनसे आपको रूबरू करा रहे हैं, बाद में आपको बताएंगे एक एक कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अभी तो अपने को समझना है कि यहाँ कहानी जो है किन लोगों के बीच में बुनी हुई है। कहानी फोकस करती है नरेटर पर। नरेटर के साथ में एक सर्वेंट बॉय है, दोस्त है गंगाधर, और others he meets। A birthday is usually joyful, but for him it becomes a day of suffering and self-examination। You know what is the reason? Reason is कि वो गरीब है, वो एक फ्रीडम फाइटर है, साथ ही वो गरीब है। तो इसलिए जन्मदिन वाले दिन भी उसे आम लोगों की तरह कोई खुशी, कोई सरप्राइज, कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि वो पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ों को फेस करता है जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है। उसकी सफरिंग्स, उसकी सेल्फ एग्जामिनेशन चलती है। ही रिफ्यूजेस टू बैग और टू लूज हर सेल्फ रिस्पेक्ट। आज के दिन वो किसी से मांगना भी नहीं चाहता अपने आत्मसम्मान के लिए। एंड स्लोली बिगिंस टू क्वेश्चन हु ही ट्रूली इज बियॉन्ड द लेबल्स सोसाइटी हैज़ गिवन हिम। राइट, द स्टोरी इज नॉट ओनली अबाउट आ बर्थडे। कहानी जो है ना, ये टाइटल बर्थडे है, लेकिन ये कहानी जो है ना वो जन्मदिन के ऊपर नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट ह्यूमन डिग्निटी। ये कहानी है ह्यूमन डिग्निटी पे, ये कहानी है कंपैशन पर, ये कहानी है स्ट्रगल पर, जो कि फॉर अ मोर जस्ट सोसाइटी जो कि फेस करता है राइटर थ्रू सिंपल इंसिडेंट। राइटर हु इज द नरेटर। Through simple incidents from a single day, Bashir criticizes social inequality and political injustice and shows that true humanity lies in kindness rather than wealth। The story ends with a powerful message. And what is that message? The message is that hope, compassion, and the dream of a better future survive even in the darkest circumstances। ये कहानी इस पावरफुल मैसेज के साथ शुरू होती है। तो चलिए कहानी पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद में इस वर्क से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट इस वर्क की स्टडी करने वाले हैं। देखिए, पब्लिकेशन देखेंगे कहानी की। बर्थडे इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय वाइकोम मोहम्मद बशीर, द सेलिब्रेटेड मलयालम राइटर पॉपुलरली नोन एज द बेपोर सुल्तान। 1908-1994 द लाइफ स्पैन इज।
ठीक है। ये कहानी जो है इसको शुरू कर रहे हैं हम, और कहानी की शुरुआत जो है वो कहानी के इंट्रोडक्शन के साथ में हुई है। कहानी के बारे में आपको बता दिया गया है, लेकिन हम कहानी को जैसे ही स्टार्ट करें उससे पहले जान लेते हैं कि लिखी कब गई थी ना। तो स्टोरी ओरिजिनली मलयालम में लिखी गई, जो पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, जन्मदिन, एंड वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1945. इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ बशीर्स मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरीज। जो भी कहानी आप पढ़ते हैं, जो भी अपने चैनल के ऊपर आप वर्क पढ़ते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि एक लाइन तो लिखी हुई ही होती है, तो आप अपने आंसर में ये लाइन तो चिपका ही दिया करो कि इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द राइटर। जिस भी वर्क का को आप डिस्कस कर रहे हो उस वर्क के राइटर का नाम, और फिर लिख दिया करो कि राइटर्स मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑटोबायोग्राफिकल, सॉरी मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क। ये तो ऑटोबायोग्राफिकल है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एक लाइन तो आपको ये परमानेंट मिल जाती है। बशीर translated the story into English himself, and many English anthologies reproduce this self-translation, carrying the note translated from Malayalam by the author. ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है 8th day of मकरम मंथ, द नरेटर्स बर्थडे। इस कहानी की शुरुआत मकरम महीने के 8वें दिन से होती है। जो कहानी सुनाने वाले है ना, नरेटर जिसको बोलते हैं ना, उसका जन्मदिन है। अपनी डेली रूटीन की जो भी काम है उनके अपोजिट वो बिल्कुल सुबह होने से पहले ही उठ जाता है, नहाता है, अपने सुबह के काम को पूरा करता है, राइट, नीटली, और पहनता क्या है, खद्दर शर्ट, धोती, वाइट कैनवस शूज, सो दैट ही लुक्स क्वाइट रिस्पेक्टेबल। कैसा दिखता है वो, सम्मानजनक दिखता है। लेकिन उसका दिल जो है ना वो हैवी है, उदासी से भरा हुआ है, बिकॉज ही इज कम्प्लीटली पेनीलेस। उसका दिल उदासी से भरा है क्योंकि उसके पास में एक पेनी भी नहीं है, पेनीलेस है वो, बिल्कुल एक पैसा नहीं, एक आना नहीं है उसके पास में, ठीक है। उसका हंसमुख पड़ोसी मैथ्यू, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो उसे विश करता है सबसे पहले, कहता है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Instead of bringing happiness, these words deepens his sorrow, for he has neither food nor money to celebrate this birthday. तब किस तरह का बर्थडे, क्यों कह रहे हैं लोग कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जबकि कुछ है नहीं हैप्पी इस डे में। हाँ, लेकिन जन्मदिन है तो मोस्ट ऑब्वियसली एक कॉमन सी चीज़ होती है कि पता चलता है किसी का जन्मदिन है तो अपन विश करते ही हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं ना। तो इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, ये जो शब्द हैं वो दर्द से भर देते हैं इसे, किसे, नरेटर को। क्यों, क्योंकि कुछ नहीं है भाई उसकी जिंदगी में, ना खाना है ना पैसा है, क्या सेलिब्रेट करें अपना बर्थडे। वाइल द स्टूडेंट्स एंड कलर अराउंड हिम एंजॉय a lively morning, his only concern is how to obtain a single cup of tea until his wealthy friend Hamiz promised lunch. यानी ये जो विश है ना, ये विश उसको दर्द से भर जाती है, क्योंकि उसके आसपास के जो लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, कुछ कलर्स रहते हैं, वो खुश हैं, उनकी सुबह जो है वो बड़ी प्यारी सुबह हुई है, लेकिन उसके बेचारे की एक सिंपल सी टेंशन है कि कप चाय कैसे मिल जाए, एक कप चाय तक के पैसे नहीं है। जबकि उसका अमीर दोस्त हामिद है ना, जो वो उससे बर्थडे पार्टी मांग रहा है, वो उससे बर्थडे पार्टी मांग रहा है, मतलब दोपहर के खाने के लिए उसको आमंत्रित किया था, लेकिन तब तक उसे किसी तरह की अपनी मतलब जो भूख है उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। द नरेटर देन रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज मिजरेबल लिविंग कंडीशन। ही ऑक्युपाइज द स्मॉलेस्ट रूम इन द कंपाउंड, अ फॉर्मर किचन स्टोर रूम रेंटेड फॉर ओनली 8 आनाज अ मंथ। उसने ये मतलब ये आज़ादी से पहले की कहानी है, आज़ादी से पहले का बताया है। द रूम इज सो क्रैम्प्ड विद एन ईजी चेयर, टेबल, शेल्फ, बेड एंड देयर इज बियरली स्पेस टू मूव। इतना छोटा सा कमरा है, बस वो कुछ छोटा मोटा सामान रखा है और बिल्कुल जगह नहीं है, बिकॉज ही कैन नॉट पे द रेंट रेगुलरली, और रेगुलरली वो रेंट भी नहीं देता, तो लैंडलॉर्ड वांट्स हिम टू लीव। तो मकान मालिक तो ये चाहता है कि छोड़ दे कमरा। द नियर बाय रेस्टोरेंट ओनर डिसलाइक हिम। आस पास का जो रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो भी उसे पसंद नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि बिल नहीं चुकाता कभी भी। एंड द गवर्नमेंट, अरे सरकार भी पीछे पड़ी है उसके, तो क्यों? क्योंकि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। तो इसकी तो बेचारे की जान के सभी दुश्मन हो रखे हैं। ना मकान मालिक इसको चाहता है, ना रेस्टोरेंट वाला इसको चाहता है, ना गवर्नमेंट का बंदा इसको चाहता है, गवर्नमेंट भी इसके पीछे पड़ी है। तो नथिंग ही वियर्स और यूजेस एक्चुअली बिलोंग्स to him. His clothes, shoes, furniture and even his easy chair have all been borrowed from friend. ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? दोस्तों से ली गई हैं बस खाली, ठीक है। अब he realizes that he possesses nothing of his own except his own suffering. अब उसे एहसास होता है कि उसके पास में अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने दुख हैं, which makes his birthday a painful reminder of his helplessness. सिर्फ जो उसका जन्मदिन है ना, वो एक याद है, दर्द भरी याद, जो उसे महसूस कराता है कि कैसा है वो, बहुत मजबूर है। अ डायरी रिटन अंडर आ स्ट्रीट लैम्प।
स्टोरी इज प्रेजेंटेड, मैंने छोटे छोटे से पॉइंट्स जो है ना ये इसीलिए बनाएगी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए. स्टोरी इज प्रेजेंटेड एज अ डायरी रिटन लेट एट नाइट अंडर अ लॉनली स्ट्रीट लैम्प बिसाइड अ लेक. कहानी जो है, कहानी को एक डायरी के रूप में प्रेजेंट किया गया है और इस कहानी को उस डायरी में देर रात झील के किनारे एक सुनसान स्ट्रीट लैम्प के नीचे लिखा गया है. क्यों? क्योंकि नरेटर के पास अपने कमरे में रोशनी के लिए मिट्टी का तेल तक नहीं है, केरोसिन तक नहीं है. ठीक है, तो ही रिमार्क्स दैट ही the event of his birthday contained enough material for an unusual short story which gives the narrative a deeply personal and autobiographical quality. Throughout the day he resolves not to borrow money. पूरे दिन सोच लेता है कि आज नहीं मांगना, और do anything that would diminish his self respect. सोच लेता है आज नहीं लूंगा किसी से पैसा उधार, कुछ ऐसा नहीं करूंगा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसके ऊपर बात आ जाए. आगे he wishes that this birthday should be different. सोचता है ये जन्मदिन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम ऑल द प्रीवियस डे ऑफ हार्डशिप एंड ह्यूमिलेशन. रिफ्लेक्शंस ऑन एज एंड आइडेंटिटी. एज द मॉर्निंग पासेस, दिन जैसे जैसे गुजरता है, जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ती है, नरेटर अपने जीवन के बारे में सोचने लगता है. उसे अपनी सही उम्र तक याद नहीं है. सोचता है कि क्या 26 का हुआ हूँ, नहीं 32 का हुआ हूँ या 47 का, मतलब ऐसे ही याद करता है कि वेदर ही इज 26, 32, 47, शोइंग हाउ ईयर ऑफ वॉन्डरिंग एंड स्ट्रगल हैव ब्लर्ड हिज सेंस ऑफ टाइम. यानी संघर्ष ने उसका ये एहसास ही खत्म कर दिया, ब्लर हो गया सब कुछ, उसे समझ में नहीं आता. लुकिंग इन टू अ मिरर ही फर्स्ट एडमायर्स हिज ब्रॉड फॉरहेड, स्टडी आईज, कर्व्ड mustache, but then notices a single gray hair which shocked him with the reminder of teasing. शीशे में देखते हुए शुरू में अपने चौड़े माथे को देखता है, अपनी आंखों को देखता है, अपनी मूछों को देखता है, प्रेज करता है, लेकिन अचानक अपने कान के ऊपर एक सफेद बाल को भी देखता है और ये चीज़ उसको चौंका देती है क्योंकि उम्र बढ़ने का एहसास हो गया अब उसको. ही रिकॉल्स ट्रैवलिंग, याद करता है. कौन सी यात्रा याद करता है अपनी? वो याद करता है कन्याकुमारी से कश्मीर और कराची से कलकत्ता तक की पूरी भारत की यात्रा. जहाँ भी वो गया वहाँ दोस्त बनाना उसे याद आता है. फिर भी इन यादों के नीचे उसको एक पेन भी याद आता है. येट सोसाइटी हैज लेबल्ड हिम अ रिवोल्यूशनरी, या सेडिशनिस्ट. मतलब जो समाज है ना, उसने उसे क्रांतिकारी, एक राजद्रोही, ईश निंदक, एक कम्युनिस्ट का ठप्पा लगा दिया है. एंड ही वॉन्डर्स हु इज ट्रूली इज बियॉन्ड दीज लेवल्स एंड वेदर एनीवन रियली लव्स हिम. लेकिन वो सोचता है ये जो पहचान उसको मिली है ना, इसके पीछे कौन है, किसने लगाया है ये ठप्पा उसके ऊपर? क्या सच में कोई है जो ये सब चीजें उसके बारे में बोलता है? द नरेटर्स फिजिकल सफरिंग सून बिकम्स अनबियरेबल. उसकी जो शरीर की कष्ट है ना वो थोड़ी अनबियरेबल हो जाती है, सहन नहीं हो पाती. एट द रेस्टोरेंट द ऑनर रिफ्यूजेस टू सर्व हिम टी बिकॉज ऑफ हिज अनपेड बिटैप. रेस्टोरेंट का मालिक भी उसको मना कर देता है, चाय का कप नहीं देता क्योंकि उसने पहले के अपने उधार नहीं चुकाए हैं, इवन दो ही प्रोमिसेस टू पे लेटर. द यंग बॉय वर्किंग देयर रिफ्यूजेस बिकॉज ही हैज स्ट्रिक्ट ऑर्डर नॉट टू सर्व हिम. जो वहाँ पर काम करता है नौकर बच्चा लड़का, वो भी मना कर देता है. क्यों? क्योंकि मालिक ने मना किया है कि बहुत कड़ी तौर से मतलब आदेश मिले हैं कि इसको चाय मत देना या इसको कुछ भी खाने को मत देना. सून आफ्टरवर्ड टू इनोसेंट क्रिश्चियन बॉयज अराइव सेलिंग वुडन क्लॉक. व्हेन ही सेज ही हैज नो मनी दे फाइंड इट इम्पॉसिबल टू बिलीव बिकॉज हिज नीट क्लोथ सजेस्टेड प्रॉस्पेरिटी. क्या हुआ कि इतने में क्या होता है कि जो क्लॉक्स होते हैं लकड़ी के बने हुए चप्पल, जिसे अपन कहते हैं खड़ाऊ, वो बेचने वाले दो मासूम से क्रिश्चियंस बच्चे आते हैं. और जब कहानी बताने वाला है नरेटर जब उनको ये कहता है ना कि उसके पास पैसे नहीं है, तो विश्वास नहीं करते क्योंकि जैसा उसका अटायर है ना, उन सबको देख कर लगता है कि यार नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, अच्छा पहना है तो प्रॉस्पेरिटी दिख रही है. This incident exposes the contrast between outward appearance and the inner reality, for every object that creates this illusion has been borrowed from someone else. Hunger and memories of childhood. अब जैसे जैसे उसकी भूख बढ़ती है, इंटेंसिफाई होती है, वैसे वैसे उसको अपना बचपन याद आता है. When he would cling to his mother's mundu asking for food. मुंडू मीन्स कपड़ा, मतलब जहाँ का राइटर है शायद उनकी लैंग्वेज में कपड़े को मुंडू बोलते होंगे. तो हंगर उसकी बढ़ती जाती है, बचपन उसको याद आता है, तो माँ याद आती है कि कैसे वो अपनी माँ के कपड़ों से लिपट कर खाना मांगता था जब उसे भूख लगती थी. याद है उसको, फील कराती है कि लाइफ कितनी बदल गई है. उसका दिल जो कभी मासूम था अब एक
टेरिबल बैटलफील्ड के अंदर आ गया है, जहां क्या है, इमेजिनरी बॉम्ब्स ऑफ आइडियल्स हैव एक्सप्लोडेड, यानी जो आइडियल्स हैं, आदर्श जो हैं, उनके काल्पनिक जो बम हैं वो फटे हुए हैं। His revolutionary beliefs have shaped his identity but have also left him lonely. उसकी जो क्रांतिकारी सोच, क्रांतिकारी जो विश्वास, जज्बा जो है ना, उसने उसकी पहचान को ही बदल दिया है जैसे, और उसे अकेला सा कर दिया है, impoverished, uncertain about his future. यानी कुछ नहीं, बस अब भविष्य का उसको कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल अकेला, गरीब, अपने भविष्य के लिए बिल्कुल अनिश्चित। और कभी कभी ना अपने आप से क्वेश्चन करता है कि क्या नॉलेज, क्या आइडियल्स, क्या पॉलिटिकल जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उन्होंने उसको सेटिस्फेक्शन दी है, या केवल उसे मतलब इन आम इंसान को जो खुशी मिल जाती है उनसे अलग किया है। यानी एक पॉलिटिशियन नहीं कह सकते अपन, एक रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी जो होता है वो समाज से अलग थलग भी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि समाज के खिलाफ खड़ा होता है वो कई बार, है ना, बुराइयों से लड़ने के लिए खिलाफ के अपोजिट हो जाता है, तो समाज जो है उसको दरकिनार कर देता है। The long walk to Hamid's house. Unable to bear his hunger, अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता, नरेटर वॉक करता है nearly a mile under the scorching midday sun to Hamid's house, hoping to accept the promised lunch. अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण कथा जो सुनाने वाला है, जो नरेटर है, वो बहुत ही मतलब ऐसे चमचमाती हुई धूप होती है, चिलचिलाती हुई धूप जिसे कहते हैं, उस धूप में हामिद के घर तक लगभग 1 मील तक पैदल चलता है, और इस आस के साथ, इस विश्वास के साथ, इस होप के साथ कि वो लंच के निमंत्रण को स्वीकार कर सकेगा। हालांकि जब वो पहुंचता है गेट बंद मिलते हैं। यानी एक चीज है कि नरेटर को लंच पर बुलाया गया था, ठीक है, नरेटर ने नहीं बुलाया था, सॉरी, नरेटर को बुलाया गया था, तो नरेटर वहां पहुंचता है, लेकिन जब वो पहुंचता है ना तो देखता है गेट लॉक हो गया है। यंग वुमन इन्फॉर्म्स हिम दैट हामिद हैज गॉन, चला गया वो अर्जेंट बिजनेस काम से, शाम तक आएगा। शी आस्क हिज नेम, क्वाइटली रिप्लाई करता है दैट इट इज अननेसेसरी, रिवीलिंग हिज डीप सेंस ऑफ इनसिग्निफिकेंस एज ही वॉक्स बैक ओवर द बर्निंग सैंड। अब सोचो, यहाँ भी खाना नहीं मिला, यानी बेचारे का बैड लक। ही फील्स एज दो ही कुड स्वेलो द अर्थ इटसेल्फ बिकॉज ऑफ हिज अनबियरेबल हंगर। वहां जो लेडी होती है उसका नाम पूछती है, लेकिन कहता है चलो कोई जरूरी नहीं है, और आ जाता है। भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मतलब उसको लगता है कि अगर ये धरती खाने की चीज होती है ना, मैं सारी की सारी को निकल जाता, पूरी धरती खा जाता। स्वेलो, निकल जाना। ही रियलाइजेस दैट ही हैज नो अदर मीन्स टू ऑब्टेनिंग फूड, कुछ नहीं बचा कैसे खाना मिले। फियर्स दैट ही मे कोलैप्स, कि उसको डर लगने लगा कि अब थोड़ी देर में तो मैं गिरी जाऊंगा, बेहोश होके कोलैप्स हो जाऊंगा। ड्यूरिंग द आफ्टरनून द नरेटर नोटिसेस अनदर पेनफुल रियलिटी, एक और दर्दनाक हकीकत पता लगती है। क्या? His acquaintances deliberately avoid him because a CID officer is secretly following him. एक CID ऑफिसर चुपचाप उसका पीछा कर रहा है। पॉलिटिकल सर्विलेंस, यानी सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी, पॉलिटिकल होता है राजनीतिक, यानी राजनीतिक निगरानी ने तो उसको आइसोलेट कर दिया सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली। मिस्टर पी एंड द रिफ्यूज्ड कप ऑफ टी। अब नरेटर विजिट करता है मिस्टर पी के यहाँ पे। मिस्टर पी पता है कौन है? मिस्टर पी न्यूज़पेपर एडिटर है, फॉर्मर न्यूज़पेपर एडिटर है, हु वंस पब्लिश मैनी, छापे थे उन्होंने बहुत सारे नरेटर के आर्टिकल अंडर हिज ओन नेम। सिटिंग नियर मिस्टर पी, कैश बॉक्स वहाँ बैठा है साइलेंटली, और मिस्टर पी जो है ना वो मतलब देखता है उसको, नोटिस भी करता है, और अपने लिए चाय ऑर्डर करता है, लेकिन उससे नहीं पूछता। ही वुड ऑल्सो लाइक सम टी, मतलब इस तरीके से रिएक्ट करता है, बस अपने लिए मंगा लेता है। जब वे यूँ मतलब ऐसे पूछते हैं कि क्या लेना चाहोगे चाय, भाई बैठा है पास में तो मंगवा भी सकता है, लेकिन क्या है अपने लिए ऑर्डर कर दी, पीने लगा, और फिर कह रहा है क्या तुम भी लोगे चाय? तो द नरेटर रिफ्यूजेस, तो नरेटर मना कर देता है, क्योंकि नरेटर समझ जाता है कि भाई मेरे लिए मंगाना ही नहीं चाहता था, बेचारे को प्यास लगी है, यानी इच्छा है, यहाँ प्यास नहीं कह सकते अपन, भूख कह सकते हो, तो उसको भूख लगी है लेकिन नहीं मंगाता। क्यों मना कर देता है? क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, ठीक है। तो ही बैंड्स डाउन टू टाई हिज शूलेस, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को छुपाने के लिए झुक जाता है, अपने पैरों में जो जूते उसने पहने हैं उसकी शू लेसेस को बांधने लगता है, प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मिस्टर पी कैन नॉट सी द ह्यूमिलेशन ऑन हिज फेस। लेकिन मेन मकसद क्या था कि वो मिस्टर पी को अपनी ह्यूमिलेशन नहीं दिखाना चाहता था, कि उसको कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई है वो ये नहीं दिखाना चाहता था। अ डार्क मोमेंट ऑफ डिस्पेयर। रिटर्निंग टू हिज रूम द नरेटर फेसेस अनदर इमोशनल चेंज, एक और इमोशनल चेंज, यानी एक के बाद एक, हाँ
आ रही है परेशानी। अ वेल ड्रेस्ड वुमन कलेक्टिंग डोनेशन फॉर फ्लड विक्टिम्स कम्स टू हिज डोर। एक आती है औरत, बहुत अच्छे से तैयार तैयार हो रखी है और डोनेशन इकट्ठा करती है फ्लड विक्टिम्स के लिए। उसके दरवाजे भी आ जाती है। ऑल्दो ही ब्रीफली फील्स ड्रॉन टू हर ब्यूटी एंड फ्रेगनेंस। एक बार तो उसकी खूबसूरती से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ही ऑनेस्टली टेल्स हर दैट ही हैज़ नथिंग टू गिव। लेकिन बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट भी कर लेता है कि मेरे पास कुछ नहीं है भाई देने के लिए। आफ्टर शी लीव्स, उसके जाने के बाद, हिज वीकनेस बिकम ओवरवेलिंग। ही ब्रीफली कंसिडर्स बोरोइंग मनी बट इमीडिएटली रिजेक्ट्स द आइडिया। एक बार सोचता है कि अरे मांग लूँ किसी से पैसे, बिकॉज इट वुड हर्ट हिज डिग्निटी। उसके शान जो है, उसका सम्मान जो है, उसको हर्ट हो जाएगा। तो इन वन ऑफ द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ द स्टोरी ही इवन वंडर्स कि वेदर डेथ वुड बी प्रेफरेबल। राइट, सोचो ऐसी कंडीशन आ गई। तो आयरनिकली एट वेरी मोमेंट लेटर्स अराइव फ्रॉम एडिटर्स रिक्वेस्टिंग स्टोरीज शोइंग दैट सोसाइटी वैल्यूज हिज टैलेंट व्हाइल इग्नोरिंग हिज डेस्परेट फिजिकल कंडीशन। यानी इतनी परेशानी आ गई है कि क्या ऐसी बेबसी से मौत अच्छी होगी क्या, मतलब ऐसी आयरनी है। ठीक उसी समय ना एडिटर के लेटर आता है, उसमें उससे कहानियाँ भेजने का रिक्वेस्ट किया जाता है कि आज भी सोसाइटी में ना उसकी जो लिटरेरी जो टैलेंट है उसको इम्पोर्टेंस मिली हुई है, लेकिन उसकी मतलब जो सारी चीज़ों से और बाकी चीज़ों से फिजिकल कंडीशन को सब नज़रअंदाज करते हैं। अ मूवमेंट ऑफ कंपैशन। द सर्वेंट बॉय ऑफ द बैंक क्लर्क कृष्णा पिल्लाई notices that the narrator has not eaten and quietly offers him 2 annas from his own saving. सर्वेंट बॉय है एक जो कि कृष्णा पिल्लाई के यहाँ पर मतलब एक बैंक का क्लर्क है कृष्णा पिल्लाई, उनके यहाँ पर है। तो वो नरेटर को देखता है, नरेटर के बारे में सोचता है कि इसने बेचारे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो अपनी बचाए हुए पैसों में से 2 आना देता है उसको। ही आस्क ओनली दैट it be returned before he goes home next month. तो deeply moved by his kindness the narrator accepts. होता क्या है, वो 2 आने तो ले लेता है, ठीक है, लेकिन उसे अगले महीने उसके घर जाने से पहले वो पैसे वापस भी चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेता है नरेटर इस बात पे, लेकिन दिस स्मॉल एक्ट चेंजेस द कोर्स ऑफ द डे एंड रिस्टोर हिज फेथ इन ह्यूमन गुडनेस। यहाँ उसको थोड़ा सा विश्वास होता है कि नहीं आज भी इंसानियत जिंदा है। बशीर सजेस्ट दैट द ट्रू ह्यूमैनिटी इज मेजर्ड नॉट बाय वेल्थ बट बाय कंपैशन विच ऑफन कम्स फ्रॉम द पुअरेस्ट पीपल। यानी जरूरी नहीं है कि कोई पैसे वाला होगा तो दयालु होगा और पैसा दे देगा और मदद कर देगा, ठीक है ना। गया था ना एडिटर के पास में, कुछ नहीं करा ना उसने, लेकिन ये गरीब इंसान जो है वो अपने बचाए हुए पैसों से 2 आना देता है। गंगाधर एक कैरेक्टर हो रहा है, एक यंग नेशनलिस्ट लीडर है, जल्दी ही आता है, डिस्कस करता है एक स्ट्राइक के बारे में इन्वॉल्विंग 3000 स्टार्विंग वर्कर। इवन गंगाधर इज टू पुअर टू पे हिज फेरी फेयर टू अटेंड द पब्लिक मीटिंग। गंगाधर भी बहुत गरीब है, वो नहीं अटेंड कर सकता है इसको मीटिंग को। यूजिंग द सर्वेंट बॉय मनी द नरेटर बायज अ टाइनी डोसाई, a little tea and a few BDs which he shares with गंगाधर। कुछ सामान खरीदता है और गंगाधर के साथ शेयर करता है। गंगाधर jokingly asks for birthday message कि the narrator passionately declares that the present unjust social order should be destroyed and replaced by a new and more human world। अब सोचिए गंगाधर जब बर्थडे के बारे में बात करता है ना, तो ये नरेटर जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि प्रेजेंट टाइम में जो मतलब आज की जो सोशल कंडीशन है ना, भाई इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और इसको एक बहुत अच्छी दुनिया में बदल देना चाहिए जहाँ लोगों के अंदर इंसानियत हो। आज भी मतलब क्या है, उसका जो आदर्शवाद है ना वो जिंदा है। तो हिज रिवोल्यूशनरी आइडियलिज्म रिमेन फुली अलाइव, फिजिकल सफरिंग की वजह मतलब के बावजूद भी आज भी जिंदा है। तो थ्रू देयर फ्रेंडशिप बशीर शोज द क्लोज बॉन्ड बिटवीन पॉलिटिकल कमिटमेंट, कॉमरेडशिप एंड शेयर होप। द न्यूज़ पेपर इन विच द दोसाई हैड बिन रैप्ड, जिसके अंदर वो दोसाई जो है वो रैप करके लेकर आया था, नाउ कैचेज द नरेटर्स अटेंशन। उसके अंदर कुछ था जिसने नरेटर के ध्यान को खींच लिया। इट कैरीज एन इलस्ट्रेशन, बट द इलस्ट्रेशन इज कि अ मैन स्टैंडिंग अमंग skyscrapers bound to the earth by iron chains but gazing toward a distant source of brilliant light। क्या देखा उसमें? उसमें देखा कि ऊंची ऊंची इमारतों के बीच में खड़ा हुआ एक आदमी का ना पोर्ट्रेट कर, यानी एक चित्र है जो लोहे के जंजीरों से धरती से बंधा हुआ है, लेकिन तेज रोशनी के एक दूर से कोई सोर्स को देख रहा है। और साथ में लिखे हुए शब्द क्या बता रहे हैं कि आदमी धरती से बंधा हुआ है, समय और जो प्लेस है उससे दूर वो प्रोग्रेस को देख रहा है, यानी अभी वहां गया नहीं उस प्रोग्रेस में। मतलब जैसे एक आदमी है धरती पर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और वो चैन से बंधा हुआ है, लेकिन देख किधर रहा है, जहां से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है उधर की साइड देख रहा है। इट मीन्स कि अभी पॉसिबिलिटी है कि कुछ बदल सकता है। तो ये जो इमेज है इट बिकम्स अ पावरफुल सिंबल ऑफ द नरेटर्स ओन कंडीशन इन
imprisoned by poverty and oppression yet fixed on justice and hope. कि अभी आस है. The landlord's harsh demand. अब एक मोमेंट आता है, इसका जो मकान मालिक है वो आ जाता है, डिमांड करता है कि भाई जल्दी से ना पैसे दे दो, जो भी बच रहा है ना वो मेरा किराया मेरे को दे दो. ही ब्लंटली आस्क्स क्योंकि व्हाट इज द यूज ऑफ लिविंग सच अ लाइफ एंड रिमाइंड्स हिम दैट अदर टेनेंट्स विल पे अ हायर रेंट फॉर द रूम. तो ऑल्दो ही इज अनेबल टू पे, द नरेटर साइलेंटली रिफ्यूजेस टू सरेंडर हिज रूम. कि नहीं दे सकते हो तो खाली कर दो ना. तो बिकॉज इट इज द ओनली शेल्टर ही पोजेस, नहीं कर सकता क्योंकि यही एक शेल्टर है उसके पास, यही एक आश्रय है उसके पास में. द लैंडलॉर्ड्स हार्शनेस एक्सपोजेस द इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी. ये जो मकान मालिक की जो हार्शनेस है ना, ये इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी को एक्सपोज करती है. ह्यूमिलेशन फेस्ड बाय द पुअर, कि गरीब लोग कैसे ह्यूमिलेशन फेस करते हैं. एज इवनिंग फॉल्स, शाम होते होते बशीर क्रिएट्स अ स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट बिटवीन outer beauty and inner suffering. The western sky glows with golden clouds. Western sky glows with golden cloud. The setting sun looks like a blob of blood swirled by the sea. And young men and women enjoy the pleasant breeze beside the lagoon while film songs fill the air. यानी होता क्या है, शाम जैसे जैसे होती है ना, बाहर की तरफ देखता है ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी. अंदर की जो पीड़ा है ना वो तो है ही, बाहर की खूबसूरती को देख रहा है. क्या होता है कि जो वेस्टर्न जो आसमान है वो गोल्डन गोल्डन से जो क्लाउड्स हैं उनसे चमकता है. इसका मतलब जब सूरज जब ढलने लगता है तो गोल्डन सी रोशनी रह जाती है ना, उसकी बात हो रही है. डूबता हुआ जो सन है, समुद्र ऐसा लग रहा है कि जैसे वो डूब रहा है, और साथ ही साथ लग रहा है कि जैसे सी जो है ना उसको निगल रहा है. तो वो ऐसे लग रहा है जैसे सी के अंदर एक ब्लड की ना ड्रॉप गिरने वाली है, क्योंकि जब वो बिल्कुल डूबता है ना सूरज तो बिल्कुल रेड हो जाता है एकदम, और बिल्कुल हल्का सा दिखता है. तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई ब्लड की ड्रॉप जो है ना वो अब समुद्र के अंदर गिरी है तो जैसा दिखता है. और वहाँ पर आसपास क्या दिख रहे हैं, कुछ यंग आदमी हैं, औरतें हैं जो लैंगून एक झील है उसके किनारे मतलब एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी हवा का आनंद ले रहे हैं, रोमांटिक फिल्मों के गाने चल रहे हैं. ठीक है, लेकिन हमारा जो नरेटर है, he is almost fainting from hunger and the beauty around him only depends the pain of his condition. The interrogation by the deputy commissioner. Soon afterward, एक policeman जो है escort करता है narrator to be deputy commissioner, where he undergoes a long interrogation होती है बहुत लंबी. Beneath the harsh light of Petromax lamp, he questioned किस चीज़ के बारे में, उसकी राइटिंग के बारे में क्वेश्चन होता है, उसके फ्रेंड्स के बारे में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, और जो भी इन्वॉल्वमेंट उसकी रही है उन सब के बारे में उससे सवाल जवाब होते हैं. द ऑफिसर रिमाइंड्स हिम दैट द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू अरेस्ट. उसको याद दिलाता है ऑफिसर कि तुम्हें पता है सरकार के पास में बहुत पावर है, चाहे तो तुम्हें अभी अरेस्ट कर सकती है, चाहे तो तुम्हें निकाला दे सकती है. तो दिस एपिसोड clearly illustrates the oppressive atmosphere of colonial rule and the constant fear under which political thinkers lived. ये हमें क्या बताता है, ये जो एपिसोड है ना इससे हमें पता लगता है क्या कि माहौल कैसा था. द रिटर्न टू अ डार्क रूम लेट इन द इवनिंग. बिल्कुल एकदम लेट होता है इवनिंग का. नरेटर वापस अपने कमरे में आता है, थका हुआ है, भूखा है, बिना मतलब कैरोसिन भी नहीं है कि घर में लाइट भी जला सके, तो लाइट मीन्स लैंप जला सके. तो डिटरमाइंड नॉट टू बोरो अनलेस इट बिकम्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, ही फाइनली डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम अ स्टूडेंट whom he had once cured during an illness, जिसकी उसने मदद करी थी जब वो बीमार था. तो as he walks toward the neighboring building, he reflects once again on the deep uncertainty of his existence. His birthday, instead of becoming a celebration, सोचिए मतलब सेलिब्रेशन होता है ना किसी का, तो ये ज़िंदगी के अंदर ये वाला दिन तो हैज़ एक्सपोर्ट द रियलिटी. लेकिन हमारे नरेटर का बर्थडे वाला दिन जो है वो ऐसा डे बन गया जो एक्सपोज कर रहा है रियलिटीज़ को, उसकी गरीबी की जो रियलिटीज़ है, जो परसेप्शन है उसकी, जो लोनलीनेस है उसकी, सेल्फ रिस्पेक्ट और ह्यूमन कंपैशन की. Yet even in this darkness he refuses to surrender either his dignity or his hope. अभी भी क्या है, येट इवन इन दिस डार्कनेस, इस अंधेरे के अंदर भी, इस गहराई वाले अंधेरे के अंदर भी वो इनकार कर देता है सरेंडर करने से, इधर इज डिग्निटी और हिज होप. द इवेंट्स ऑफ दिस सिंगल डे थ्रू ऑर्डिनरी कैरी द वेट ऑफ एन एंटायर लाइफ. फॉर अ बर्थडे दैट शुड हैव ब्रॉट जॉय, जन्मदिन है ना, शुड हैव ब्रॉट जॉय, हैज इंस्टेड रिवील्ड हंगर, ह्यूमिलेशन एंड क्वाइट करेज. So it is this very day that the narrator now sits down to record, feeling that it contains enough material for an unusual short story. Right? The irony of the title. सबसे बेस्ट उठाते हैं इसको अपन. ये जो टाइटल है ना बर्थडे,
इट कैरीज अ डीप एंड पेनफुल आयरनी थ्रू आउट द स्टोरी। आपने पूरी कहानी सुनी तो अ बर्थडे इज यूजुअली अ डे ऑफ जॉय, यू नो वेरी वेल कि ये जो एक डे है जो खुशी का दिन है, ये डे है जो गिफ्ट्स का दिन है, गुड फूड का दिन है, अपने लव वंस की कंपनी का दिन है। बट हमारे नरेटर के लिए हाउएवर इट बिकम्स अ डे ऑफ हंगर, डेथ, लोनलीनेस, थ्रेट्स ऑफ इविक्शन, पुलिस इंटरोगेशन। तो इवन मैथ्यूज चीयरफुल मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहता है, लेकिन वो भी क्या कर देता है, वो विश भी उसके दुख को बढ़ा देता है, उसको दिखा देता है कि गैप है भाई, और लोगों के जन्मदिन में और इसके जन्मदिन के अंदर बहुत गैप है, बहुत फ़र्क है। दिस कंट्रास्ट बिटवीन expectation and reality gives the story much of its emotional and tragic power. तो द बर्थडे ऑल्सो बिकम्स अ डे ऑफ ऑनेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इस तरह से बर्थडे जो है वो क्या बन जाता है, एक ऐसा दिन जो आप ये कह सकते हैं ईमानदारी से सेल्फ एग्जामिनेशन का दिन बन गया है। तो लुकिंग इनटू द मिरर एंड नोटिसिंग अ सिंगल ग्रे हेयर, द नरेटर रियलाइजेस दैट अनदर ईयर हैज पास्ड without bringing him security, without bringing him success or peace. Unable even to remember his exact age, he feels how years of imprisonment, wandering and struggle have blurred his sense of time and identity. क्वेश्चन करता है कि who is truly is beneath the level of revolutionary, seditionist, blasphemous, communist that society has placed upon him. So through this reflection, an ordinary birthday turns into a deep meditation on aging identity. ये जो ordinary जन्मदिन था ना, ये वैसे ही बन गया, क्या बन गया, गहरी सोच किस चीज़ के ऊपर, एजिंग के ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर, और जिंदगी जो आदर्शों पर बेस्ड है उसके मीनिंग। ए बर्थडे एंड द बर्थ ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। A birthday marks a new beginning, and Bashir widens this idea into a vision of social rebirth. जब गंगाधर बोलता है बर्थडे मैसेज के लिए, तो फॉर द वर्कर्स द नरेटर डज नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, इंस्टेड ही डिक्लेयर्स दैट द प्रेजेंट अनजस्ट सोशल ऑर्डर शुड बी डिस्ट्रॉयड सो दैट अ न्यू एंड मोर ह्यूमेन वर्ल्ड कैन बी बोर्न। बोलता है ना कि अभी ऐसे संसार की का जन्म होना बाकी है जहाँ सब ह्यूमन हो। तो हिज ह्यूमन मीन्स मानवता हो जिनके अंदर, तो हिज पर्सनल बर्थडे दस बिकम्स अ सिंबल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑफ द बर्थ ऑफ अ जस्ट न्याय इक्वल सोसाइटी, मतलब न्याय हो समाज में, सब समान हो। तो इवन वाइल स्टार्विंग एंड परसिक्यूटेड, हिज रिवोल्यूशनरी होप एंड हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी रिमेन अनब्रोकन। उसका जो उसकी जो रिवोल्यूशनरी होप है और उसका जो विश्वास है ह्यूमैनिटी का कि दैट रिमेन अनब्रोकन। Beneath its sadness, the story is filled with quiet acts of humanity. The generosity of poor servant boy who lends 2 annas from his own saving, it show that true kindness is measured by compassion rather than wealth. The image of the chained man gazing at a distant light, जो था ना एक पेपर के अंदर एक फोटो देखता है जिसके ऊपर नजर पड़ती है, तो वो इमेज जो है जिसके अंदर एक आदमी बंधा हुआ है चेन से और देख रहा है बहुत दूर, लाइट है जो उसको देख रहा है, दैट ऑपरेशन में बाइंड द बॉडी, उसमें दिख रहा है कि शरीर तो बंधा हुआ है लेकिन ह्यूमन स्पिरिट को नहीं बांधा जा सकता ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप। आज़ादी का जो सपना है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप शरीर को बांध सकते हो, सोच को नहीं बांध सकते। तो थ्रू दीज मोमेंट्स बशीर शोज दैट कंपैशन, फ्रेंडशिप एंड होप गिव पीपल द स्ट्रेंथ ऑफ एंड्योर इवन द हार्शेस्ट हार्डशिप। The story closes not in despair but with quiet resilience. Returning to his dark, foodless room, the narrator still refuses to beg. अभी भी अपने कमरे के अंदर आया है लेकिन अभी भी बस इनकार करता है, मांगेगा नहीं। Surrender the little shelter he has. His dignity, self-respect, revolutionary ideals remain intact despite a boy of continuous suffering. Through the events of a single birthday, Bashir explore, बस इस एक दिन के एक्सप्लेनेशन के साथ में बशीर एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि जो पुअर्टी है, हंगर है और पॉलिटिकल ऑपरेशन और लोनलीनेस और ह्यूमन कंपैशन है ना, वो किस तरह से प्रिवेल होता है। ही ट्रांसफॉर्म्स एन ऑर्डिनरी डे इनटू अ टाइमलेस रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन डिग्निटी एंड द एंड्योरिंग ड्रीम ऑफ फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस। कैरेक्टर्स को देख लेते हैं एक बार से। कैरेक्टर्स में ज़्यादा नहीं है, एक तो नरेटर हैं जिनके बारे में आप कहानी के अंदर अच्छे तरह से समझ चुके हैं। जो नरेटर है ना, उनका नाम एक्चुअली नहीं है, सिर्फ नरेटर द प्रोटोगोनिस्ट, सिर्फ यही चला, राइटर, ठीक है। वो क्या है, एक इम्पोवरिस्ड राइटर है, एक फ्रीडम फाइटर है, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जिनका जन्मदिन है, और वो जन्मदिन जो है वो दिन बन जाता है हंगर का, ह्यूमिलेशन का, सेल्फ एग्जामिनेशन का, रादर देन सेलिब्रेशन का नहीं होता। वो
एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं ऑन बोरोइंग क्लोथ्स, फर्नीचर, रिमेन्स, मतलब इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। गवर्नमेंट जो है उनकी निगरानी में उनको रहना पड़ रहा है, पीछे पड़ी हुई है गवर्नमेंट भी उनके, और डिस्पाइट एवरीथिंग ही कीप्स हिज डिग्निटी, रिफ्यूजेस चैरिटी, शेयर्स हिज स्मॉल मील विद गंगाधर, मतलब थोड़ा बहुत कुछ मिलता है वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते हैं। गंगाधर है, गंगाधर जो है नरेटर के दोस्त हैं एक तरह से, ये भी एक यंग नेशनलिस्ट लीडर है जो कि वाइट खद्दर में आए, ब्लू शॉल इन्होंने पहना हुआ था, तो ये चीज़ दिखाता है क्या, डेडिकेशन, द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। ही विजिट द नरेटर टू डिस्कस अ स्ट्राइक ऑफ 3000, जो अपन कहानी में पढ़ ही चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद में सर्वेंट बॉय है, ये वही है लड़का, कौन, जो बैंक क्लर्क कृष्णा पिल्लाई के पास काम करता है, वन ऑफ द मोस्ट कंपनशनेट करेक्टर इन द स्टोरी, दो ही बिलोंग्स टू अ पुअर बैकग्राउंड, गरीब है वैसे, लेकिन नोटिस करता है नरेटर को कि कुछ नहीं खाया है इसने बेचारे ने, तो अपनी जमा पूंजी में से 2 आना देता है उसको। मिस्टर पी है, मिस्टर पी एक फॉर्मर न्यूज़पेपर एडिटर है और अब वो एक शॉपकीपर बन गए हैं, तो वहाँ जाता है उसके पास में, तो वो पी का नज़रिया भी देखता है। मिस्टर पी उसके साथ में क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपने लिए चाय ऑर्डर करते हैं और फिर बाद में उससे पूछने की एक बस कंसर्न दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लैंडलॉर्ड हैं, लैंडलॉर्ड रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे हार्श इकोनॉमिक रियलिटी को, जो एक गरीब फेस करता है, बार बार डिमांड करना अपने अनपेड रेंट का, बार बार धमकी देना कि तुम्हें निकाल दूंगा, और ब्लंटली क्वेश्चंस करना, ठीक है, ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है, मतलब इस तरीके से। मैथ्यू और हामिद है, मैथ्यू हामिद जो है वो नरेटर के यंग नेबर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, और वो विश करते हैं, तो इनोसेंट ग्रीटिंग अनइंटेंशनली हर्ट कर जाती है, पेन को बढ़ा जाती है। अच्छा, कॉलोनियल स्टेट, द सीआईडी ऑफिसर, यहाँ पे मेरा नाम नहीं बताया गया है, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, ये भी यहाँ पर है, ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसी सोसाइटी के अंदर एक पावर वाले आदमी को जो गवर्नमेंट का बंदा है और कुछ भी कर सकता है। तो ऑफिसर सीक्रेटली फॉलो द नरेटर, यू नो वेरी वेल। फिर कुछ माइनर फिगर्स हैं, 2 इनोसेंट क्रिश्चियंस बॉय जो कि वुडन क्लॉक्स बेच रहे हैं, है ना, खड़ाऊ जो होते हैं लकड़ी के, उनको बेच रहे हैं, जो नरेटर अपने आप को पुअर बताता है लेकिन कपड़ों से उसको अमीर समझ लेते हैं। इसके बाद में कुछ मेजर थीम्स भी हमने यहाँ पर दिए हैं, तो कहानी को आपने समझ लिया तो थीम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएंगे। पुअर्टी एंड सीवियर हंगर, ये थीम मेन थीम है, क्योंकि आपने देखा होगा पूरी स्टोरी के अंदर ये थीम डोमिनेट कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे जब आप थीम लिखो, स्क्रीनशॉट ले लेना, और वैसे आप बार बार चला के देख ही सकते हो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज कर लो यहाँ पे, आराम से समझ लो इसको, बहुत आसान सा है। पोवर्टी एंड सीवियर हंगर को जब आप बताओ थीम के रूप में, तो आप बता सकते हो कि नरेटर जो है वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को फेस कर रहा है, और एक दिन जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होना चाहिए था, सेलिब्रेशन का डे होना चाहिए, तो उस दिन उसको रियलाइज़ होता है कि यार ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा है नहीं, एक रेंटेड रूम में रह रहा है, अपना कुछ है ही नहीं उसके पास में, कपड़े फर्नीचर सब कुछ मांग के अपना यूज़ कर, मतलब काम चला रहा है। उसके आसपास जो जहाँ भी देखो वहीं उसके लेनदार बैठे हैं, यानी हर किसी से कर्जा लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। स्टेट ऑपरेशन एंड सर्विलेंस बताया, एक सीआईडी ऑफिसर जो है वो इसके आगे पीछे जो है लगा हुआ है नरेटर के पीछे, तो दिस वन इज ऑल्सो द थीम, द ऑपरेशन रीचेज इट्स पीक एंड इंटरोगेशन जो है वो होती है। उसके बाद में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और आइडेंटिटी आप थीम बना सकते हैं, बेस्ट है। नरेटर का बर्थडे एक ऐसा मोमेंट बन जाता है जो डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन का दिन होता है, तो डिस्कवरी ऑफ ए ग्रे हेयर, है ना, जैसे ही देखता है सफ़ेद बाल, तो ये चीज़ उसको याद दिला देती है कि उम्र तो भाई बीत गई, काफ़ी बीत गई, है ना, और ये तक याद नहीं होता कि कौन सी एज चल रही है। द आयरनी ऑफ सेलिब्रेशन, इसमें आप बर्थडे का जिक्र कर सकते हो कि एक डे जो हैप्पीनेस का होना चाहिए, डे ऑफ गिफ्ट होना चाहिए, डे ऑफ यू नो कि सरप्राइज होना चाहिए, बट डे किस तरीके का बन गया, ये दिन बन गया जो रियलिटी है उसको फेस करने का दिन बन गया, ठीक है। और आयरनी क्या है कि मैथ्यू जो है वो विश करता है, वो भी आप बताना, ठीक है। सॉलिडेटरी एंड ह्यूमन रेजिलेंस, डिस्पाइट इट्स सैडनेस द स्टोरी सेलिब्रेट्स कंपैशन एंड होप, द सर्वेंट बॉयज काइंडनेस प्रूव्स दैट ह्यूमैनिटी इज मेजर्ड बाय कंपैशन रादर देन वेल्थ, है ना, कि पैसा हो तभी कोई किसी पर दया करे और उसकी मदद करे, ज़रूरी नहीं है, गरीबों के पास भी दिल बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब जिन्होंने लिखी है इतनी खूबसूरत कहानी, उनके बारे में यहाँ दिया गया है, ये इनका लाइफ स्पैन 1908 से 1994 इनका दिया गया है। देखिए, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इन मलयालम लिटरेचर एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रीडम फाइटर, ह्यूमनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर आल्सो। ये महात्मा गांधी जी के साथ में भी
मतलब उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे हैं। पॉपुलरली इनको बायपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता था। ही ट्रांसफॉर्ड मॉडर्न मलयालम लिटरेचर थ्रू हिज सिंपल लैंग्वेज एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। इनका जन्म 21 जनवरी 1908 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था थालायोला पारम्बू। थालायोला पारम्बू, ये कोट्टयम, मतलब केरल में कोट्टयम जो जिला है जो उसमें है ये शहर जहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये बेटे थे किनका? कई अब्दुल रहमान के, जो कि टिम्बर मर्चेंट हुआ करते थे। महात्मा गांधी जी से मैंने कहा कि बहुत इंस्पायर्ड थे। फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी इन्होंने मतलब फ्रीडम स्ट्रगल जो महात्मा गांधी जी का रहा है उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं, इंस्पायर्ड रहे हैं। बशीर ने स्कूल छोड़ दिया था और नेशनल मूवमेंट ज्वाइन कर लिया था, इतना इन्फ्लुएंस हो गए थे। 1930 में ही टुक पार्ट इन द साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो और काफ़ी कुछ इनके बारे में लिखा गया है, तो प्लीज़ ज़रूर आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। राइट, एक्सपीरियंस, पॉवर्टी, इम्प्रिजनमेंट, इन सारी चीज़ों को इन्होंने एक्सपीरियंस किया। और एक बहुत सिंपल सी बात है, सच है कि जो राइटर होता है ना, उसकी फीलिंग्स, उसकी सराउंडिंग्स, उसकी ऑब्जर्वेंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी राइटिंग के ऊपर। तो बशीर साहब के भी सेम ही हैं। उनके कुछ वर्क्स हैं जो यहाँ पर मेंशन करे हैं, तो उनके वर्क्स जो हैं हमने हाईलाइट कर रखे हैं येलो से, आपने ज़रूर देखने हैं। एक अवार्ड जो है, जो बहुत बड़ा अवार्ड है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको दिया था 1982 में, दैट इज़ पद्मश्री। राइट, साहित्य अकेडमी फेलोशिप भी इनको मिली, केरला साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिली हुई है। तो 1994 में ये जो महान हस्ती हैं एक्सपायर हो जाते हैं, एंड टुडे ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ पायनियरिंग राइटर। राइट, और एक फियरलेस फ्रीडम फाइटर के रूप में जाने जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।